गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में से जो बी और सी पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, किस तरह से उनका आंसर आपको देना है। तो देखिए, रासायनिक बलगतिकी जो केमिकल काइनेटिक्स है, इससे पहले वीडियोस में भी मैंने कुछ छोटे छोटे जो एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी डिस्कस किया था कि रासायनिक बलगतिकी की डेफिनेशन पूछते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, अनुसंख्यता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और जो वेग स्थिरांक होते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर, उनकी यूनिट्स भी पूछी जाती है। तो यहाँ देखिए, बी और जो सी पार्ट के अंदर सवाल पूछा जाएगा वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी उसका आंसर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में अंतर लिखिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो इसके अंदर आपको डिफरेंस जो अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता के अंदर होता है वो लिखना होता है। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता के अंदर। तो फर्स्ट है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शंस होती है, यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। हम प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू अभिक्रिया की जो कोटि है उसका निर्धारण कर सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इस तरह से। जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो एक सैद्धांतिक पद होता है, एक थ्योरेटिकल स्टेप है। दूसरा, अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका मान पूर्णांक या फिर प्रभाजों में होता है। पूर्णांक का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और प्रभाज के अंदर अभिक्रिया की कोटि हाफ है, 3/2 है, 5/2 है, इस तरह से भी इसकी वैल्यू हो सकती है। जबकि अनुसंख्यता होती है उसका मान सदैव पूर्ण संख्या के अंदर होगा, यानी जो अनुसंख्यता होती है वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमेशा पूर्ण संख्या के अंदर उसकी वैल्यू। तीसरा, इसका मान शून्य होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य भी हो सकती है, लेकिन अनुसंख्यता जो मॉलिक्यूलरिटी है उसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। जो अभिक्रिया के अंदर मॉलिक्यूल जितने भाग लेते उसकी कुछ न कुछ तो संख्या होती, इसलिए इसका मान कभी भी अनुसंख्यता का मान है वो शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो किसी भी अभिक्रिया के प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में क्रिया कारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग होता है। यानी ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शंस होती है, जो अभिक्रिया वेग जो वेग होता है उसके अंदर भाग लेने वाले जो क्रिया कारक अणु है जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है उनकी घातांकों का योग, यानी जो अपन लिखते हैं रेट इक्वल टू के। यदि एक क्रिया कारक ए अणु है उसकी सांद्रता m और बी मॉलिक्यूल है उसका n, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी ऑर्डर इक्वल टू m प्लस n, यानी इन जो क्रिया कारक की सांद्रताओं के घातांकों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन है उसके लिए दो क्रिया कारक ए और बी जिनकी अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो उनकी घातांकों का योग यानी m प्लस n का जो योग होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि है। जबकि अनुसंख्यता क्या है? अनुसंख्यता रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल आयनों या अणुओं की संख्या का मान। उस रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित समीकरण के अंदर जो भी अणु या आयन भाग लेते हैं उनकी संख्या होती है वो अनुसंख्यता है।
और लास्ट है ये अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी देती है। कोई भी रिएक्शंस होती है उसकी मैकेनिज्म क्या क्या होगी उसके बारे में हम अभिक्रिया की कोटि से निर्धारित कर सकते हैं, जबकि अनुसंख्यता है वो कोई भी रिएक्शन है उसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। इस प्रकार से आप अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता के अंदर डिफरेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखिए। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शंस है उसका समाकलित वेग समीकरण पूछा जाता है, उसको व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब किसी अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक या क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो यह मैंने लिखा है जब किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा। सपोज कोई रिएक्शंस हो रही है, अभिक्रिया हो रही है जिसमें एक क्रियाकारक अणु अभिक्रिया के बाद पी प्रोडक्ट बना रहा है, पी उत्पाद दे रहा है। अब जो एक क्रियाकारक है इसकी प्रारंभिक सांद्रता 1 ग्राम मोल प्रति लीटर है और उत्पाद की सांद्रता 0 ग्राम मोल प्रति लीटर है। प्रारंभ के अंदर जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है प्रारंभिक जो सांद्रता है ए की वो 1 ग्राम मोल प्रति लीटर है और प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता 0 ग्राम मोल प्रति लीटर है। अब कुछ समय बाद जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी तो टी समय बाद में उसकी जो सांद्रता है क्रियाकारक जो अणु है उसकी सांद्रता घट करके a-x तथा पी जो उत्पाद है उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, x हो जाती है। क्योंकि अपन को पता है जब कोई भी रिएक्शन होती है तो प्रारंभ में जो अभिक्रिया होती है उसकी सांद्रता धीरे धीरे समय के साथ में क्या होती जाती है, घट जाती है। यानी जो क्रियाकारक अणु है वो अभिक्रिया करके उत्पाद में बदलते हैं तो उनकी क्या है कंसंट्रेशन जो होती है सांद्रता है वो घटती जाती है। तो प्रारंभ में सांद्रता a थी, t समय बाद उसकी सांद्रता घट करके a-x तथा p जो उत्पाद है उसकी सांद्रता x हो जाती है। तो अपन जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, -dA/dt इक्वल टू k1 a के घात 1 हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। अब देखिए आगे सक्रिय द्रव्यमान के नियमानुसार सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। तो सक्रिय द्रव्यमान के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। कोई भी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का वेग उसके जो क्रियाकारक अणु है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। उसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहा जाता है। तो सक्रिय द्रव्यमान नियम के अनुसार dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a-x हो जाएगा। यहाँ पे dx/dt इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके k1 a-x, ये जो dx/dt इक्वल टू k1 a-x है इसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट समीकरण 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, dx/a-x को इधर और dt को इस साइड में ले जाएंगे तो dx/a-x इक्वल टू k1 dt हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण का क्या करते हैं अपन, समाकलन करते हैं। समाकलन करते हैं तो dx/a-x और k dt, तो समाकलन का जो फॉर्मूला होता है dx/x इक्वल टू होता है -ln x। नेचुरल लॉग के रूप में जब लेते हैं तो इसका जो समाकलन dx/x का होता है -ln x। तो अपने इसका जो समाकलन हो जाएगा -ln a-x इक्वल टू k1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का क्या हो जाएगा t प्लस c। यहाँ पर जो c है वो क्या है, समाकलन स्थिरांक होता है, समाकलन कांस्टेंट है। जब हम इस समीकरण 3 के यदि t इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -ln a इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस
सी है, तो माइनस एल एन ए इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इस माइनस एल एन ए इक्वल टू सी, इस सी का जो मान है माइनस एल एन, इसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण के अंदर 3 में रखने पर माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के वन टी, सी की जगह क्या हो जाएगा माइनस एल एन ए हो जाएगा, या फिर पक्षांतरण करेंगे तो के वन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एन माइनस ए इधर चला जाएगा, एल एन ए माइनस एक्स हो जाएगा। के वन इक्वल टू 1/t एल एन कॉमन ले लेंगे, ए अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर इसको जब log 10 की बेस पर लिखते हैं तो के वन इक्वल टू हो जाएगा 2.303/t log ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो इस समीकरण नंबर 4 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है वो है k1 इक्वल टू 2.303/t log a अपॉन a माइनस x होता है, जबकि इसका अवकलित जो वेग समीकरण होता है वो dx अपॉन dt इक्वल टू k1 a माइनस x होता है। अब इसको अपन ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें, यदि log a माइनस x और समय जो t है इसके बीच में ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका जो स्लोप होता है ढाल होता है वो किसके बराबर होता है माइनस k1 अपॉन 2.303 के बराबर होता है। यदि अपन को स्लोप की वैल्यू दे रखी है तो हम इसका वेग स्थिरांक जो k1 है इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्लोप इनटू 2.303 हो जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर अगर ढाल स्लोप दे रखा है तो अपन k1 का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आगे इसमें हाफ लाइफ जो इसका अर्ध आयुकाल है वो भी पूछा जाता है। देखिए इसका जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, अर्ध आयुकाल मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधा कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो उसका हाफ लाइफ कहलाता है। तो यहाँ पर जब अर्ध आयुकाल की बात करें तो अर्ध आयुकाल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होगा टी हाफ, वो क्या होगा देखिए k1 इक्वल टू 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहां पर जो t समय में सांद्रता a है और आधी जब t हाफ होगा तो उसका सांद्रता घट करके क्या हो जाती है x की जगह a/2, प्रारंभिक सांद्रता क्या x जो घट करके a माइनस एक्स रह गई थी। अब जैसे t हाफ होगा तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो यहां पर यदि t इक्वल टू t हाफ तो x इक्वल टू a/2 हो जाएगा। अब इसका मान अपन इसमें रखेंगे अपन समाकलित वेग समीकरण के अंदर, तो k1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन t की जगह t हाफ log a अपॉन a माइनस a/2 हो जाए। जब इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस a/2 यानी a/2 रहता है। आगे और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log 2 हो जाएगा। और log 2 का मान आपको पता है log 2 इक्वल टू होता है 0.3010। जब आप 0.3010 से इसको मल्टीप्लाई करोगे t हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन k1। तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो t हाफ होता है अर्ध आयुकाल जो होता है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन k। तो इस प्रकार से आप
हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो 0.693/K1। अगर आपको K1 की वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो आप टी हाफ वैल्यू है इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक बात को ना, जो अर्धायु काल होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसकी जो सांद्रता में आधा परिवर्तन होने में जो समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है, टी हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होगा, यदि उसके समय को जब टी इक्वल टू टी हाफ और सांद्रता A/2 है, तो इसको अपन K1 इक्वल टू 2.303/T log A/A-x में टी का जगह टी हाफ और x की जगह अपन क्या रखेंगे A/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो K1 इक्वल टू 2.303 टी हाफ log A/A-A-2 हो जाएगा। आगे और सॉल्यूशन करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 K1, ये T1 को इधर ले गए और K1 इधर ले आए, K1 log A/A-A/2 से A/2 रह जाएगा। आधी सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता A थी, जब आधा समय इसका कंप्लीट हुआ तो सांद्रता घट करके A/2, तो अब जो सांद्रता रह जाएगी A-A/2 यानी A/2, A से A कट जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303/K1 इंटू 0.3010। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693/K। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो टी हाफ है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया में सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी सांद्रता अर्ध आयु काल पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर नॉट क्या हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया की सांद्रता अर्ध आयु काल पर निर्भर नहीं करती, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका हाफ लाइफ अभिक्रिया की जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस बेस पर आपको न्यूमेरिकल सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर वैल्यू दे रखी है तो आप इस दोनों फॉर्मूले के आधार पर टी हाफ या फिर किस तरह का मान है वो, या फिर इसके आधार पर स्लोप की वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है, आरएनएस के अनुसार अभिक्रिया वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी रिएक्शंस होती है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए एक ताप गुणांक थ्योरी भी है, और दूसरा आरएनएस ने भी बताया था कि जब कोई भी अभिक्रिया होती है उस पर जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिक्रीज करते हैं तो उस टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इसमें अगर ताप गुणांक थ्योरी के आधार पर पूछे तो कोई भी अभिक्रिया होती है जब उसका अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो क्रिया कारक अणु है उनकी सक्रियता बढ़ती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि होती है, तो इसे ताप गुणांक सिद्धांत कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी कहा जाता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी के अकॉर्डिंग अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन ये कुछ अभिक्रिया में देखा गया कि बहुत सारी अभिक्रियाएं जिसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 200 से 300 गुना बढ़ जाता है। तो इसके लिए आरएनएस ने जो ताप था उसके लिए एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने वेग नियतांक के और परम ताप T के बीच में एक संबंध दिया था। तो उनके अनुसार किसी भी अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने पर उसके वेग में चरघातांकी वृद्धि होती है, यानी
एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। कोई भी अभिक्रिया जब उसका अपन ताप इंक्रीज करते हैं तो उसके वेग में जो वृद्धि होती है वो चर घातांकी रूप से होती है। तो उन्होंने ये समीकरण दिया k इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इस समीकरण एक को आरएनएस समीकरण कहा जाता है। यदि एग्जाम में छोटा सवाल भी पूछे कि आरएनएस समीकरण लिखिए तो आरएनएस समीकरण जो होता है वो k इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, जहां ए है यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चर घातांक गुणांक। ए है यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसको पूर्व चर घातांकी गुणांक कहा जाता है, और यहाँ पर ई है वो एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा है। आर इज गैस कांस्टेंट, और सॉरी जो आर होगा वो यहाँ पर अपन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, और टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। टी इक्वल टू टेम्परेचर, तापमान है। तो इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग के रूप में, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। यदि इसको मैं log 10 के बेस पर लिखता हूं तो log के इक्वल हो जाएगा log ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी। यहां पर यदि log के और 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका जो स्लोप होता है वो माइनस ई अपॉन 2.303 आर के बराबर। इस प्रकार से यदि हमें स्लोप की वैल्यू दे रखी है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है तो उसका स्लोप यानी ढाल को ज्ञात कर सकते हैं। एक्टिवेशन जो एनर्जी हो जाएगी ई ए इक्वल टू स्लोप इनटू 2.303 आर। इसी प्रकार से इस अगर कोई अभिक्रिया है अलग अलग टेम्परेचर पर हो रही है, भिन्न भिन्न ताप पर है, सपोज एक रिएक्शन जिसका ताप T1 है और दूसरा का ताप T2 है, तो इसके लिए log K1 इक्वल टू log A माइनस ई अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T1, तथा दूसरी के लिए log K2 इक्वल टू log A माइनस ई अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो log K2 माइनस log K1 इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू
E upon 2.303 T1 T2 T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूले के बेस पर अपन कोई भी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आता है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए एक बार, तो इस प्रकार से आप इस समीकरण के द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, आरएनएस ने वेग अभिक्रिया के वेग पर क्या ताप का प्रभाव पड़ता है उसके लिए इक्वेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी अभिक्रिया में ताप वृद्धि करने पर उसके वेग में चर घातांक की वृद्धि होती है, k इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e अपॉन RT, जहाँ पर a क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी पूर्व चर घातांक की गुणांक कहते हैं, e यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, t टेम्परेचर है, r इज गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को हम नेचुरल लॉग फॉर्म के अंदर ln k इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन RT, यदि इसको log 10 की बेस पर लिखें तो log k इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस e अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t हो जाएगा, यहाँ कैपिटल T है। अब यदि हम log k और 1 अपॉन t के बीच में ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका जो ढाल होता है वो माइनस e अपॉन 2.303 r के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, इस एक्टिवेशन एनर्जी का मान अगर स्लोप की वैल्यू दे रखी है तो इससे कैलकुलेट करके ज्ञात किया जा सकता है। अब यदि अभिक्रिया भिन्न भिन्न ताप पर हो रही है तो भिन्न भिन्न ताप पर जो वेग स्थिरांक T1 टेम्परेचर पर उसका K1 हो जाएगा और T2 टेम्परेचर पर उसका K2 हो जाएगा। तो यहाँ पर log K1 इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 R इंटू T1 हो जाएगा, और दूसरे के लिए log K2 बराबर log A माइनस E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 हो जाएगा। जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो log K2 माइनस log K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू E अपॉन 2.303 इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303, यहाँ पर R 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो इस फॉर्मूले के बेस पर अगर एग्जाम में कोई सवाल पूछा जाता है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर आरएनएस समीकरण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो सिंपल आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।